मेरे सम्मानित दर्शकगण, श्रोतागण, मैं एडवोकेट के.बी. सिंह आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 1 से 12 तक बता दिया था। अब मैं अगली धारा का वर्णन करता हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे, मनन करेंगे और लाभ उठाएंगे। यह धारा उस स्थिति को नियंत्रित करती है जिसमें विदेश के किसी देश या स्थान की न्यायाधिकरण अथवा सक्षम प्राधिकरण भारत में किसी व्यक्ति की जांच, बयान लेने, दस्तावेज या शब्द या कोई वस्तु प्रस्तुत करने हेतु निवेदन करती है। कहने का तात्पर्य ये है, इस धारा के अंतर्गत जो भी विदेशी संबंध में बातें होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, जो दुर्घटनाएं होती हैं, उसके संबंध में ये धारा बताती है। मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। एक, विदेशी अदालत या प्राधिकरण यदि किसी मामले में अनुसंधान कर रही है या कर रहा है तो उसे भारत में किसी व्यक्ति की परीक्षा, प्रक्रिया या दस्तावेज या वस्तु पेश करने की आवश्यकता हो तो वह भारत में इस तरह का अनुरोध कर सकती। क्योंकि अगर अपराध भारत से बाहर हुआ है तो ये परिस्थिति पैदा होती। भारत में प्राप्त ऐसे अनुरोध पर केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास विवेकाधिकार है कि वह उस अनुरोध को आगे चलाए या न चलाए। अगर उसे अनुरोध प्राप्त होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को तो उसके ऊपर उसके पास विवेकाधिकार है कि उसको आगे बढ़ाए या न बढ़ाए। यदि आगे ठाना जाए तो 2 विकल्प दिए गए। नंबर ए, न्यायाधिकरण को आगे भेजा जाए। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट जो व्यक्ति को सम्मन कर सकता है तथा बयान दर्ज करा सकता है या दस्तावेज वस्तु प्रस्तुत कर सकता है। बी, या फिर किसी पुलिस अधिकारी को जांच के लिए भेजा जाए और उस अधिकारी को उसी तरह की जांच करनी होगी जैसे अपराध भारत में हुआ हो। इस तरह से यहाँ की जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता के तहत ही जांच उसे करनी पड़ेगी। जांच प्रस्तुति द्वारा संकलित सारा साक्ष्य या उसके प्रमाणित प्रतिलिपि या दस्तावेज वस्तु को मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी द्वारा केंद्रीय सरकार को भेजा जाता है, जिसे सरकार उस विदेशी न्यायाधिकरण को उचित रूप से प्रेषित करेगी। जब यहाँ के पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट अपनी रिपोर्ट्स केंद्र सरकार को भेज देती है
फिर केंद्र सरकार अपने हिसाब से विदेशी नियम कानून कायदे के अनुसार वो रिपोर्ट भेजी जाती है। इस प्रकार यह वित्त विवाद, संगठित अपराध, अंतर्राष्ट्रीय अपराध, बहुराष्ट्रीय प्रमाण संकलन आदि में सहयोग प्रक्रिया की व्यवस्था का विधान है। धारा 113 के जो तत्व हैं वो इस प्रकार हैं। धारा 113 को लागू करने के लिए निम्न तत्व स्पष्ट देखे जा सकते हैं। नंबर 1, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, अनुरोध पत्र। अनुरोध पत्र ये मुख्य इसमें बिंदु होता है कि अनुरोध पत्र जब तक नहीं भेजा जाएगा तब तक कोई भी आगे कार्रवाई नहीं चल सकती। यह विदेशी या देश या जगह के किसी न्यायाधिकरण अथवा सक्षम प्राधिकरण द्वारा भारत को भेजा गया लिखित अनुरोध होना चाहिए, जिसमें भारत में किसी व्यक्ति की परीक्षा लेने, बयान दर्ज करने, दस्तावेज वस्तु प्रस्तुत करने आदि की मांग हो। नंबर 2 सेकंड है वह स्थान देश, आउटसाइड इंडिया हो, वो देश आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। अर्थात क्लियर है कि वह अनुरोध भारत के बाहर के न्यायाधिकरण द्वारा किया गया हो। भारत के बाहर जो न्यायाधिकरण हैं उनके द्वारा वो अनुरोध किया गया हो। नंबर 3, उस अपराध की जांच हो रही हो उस देश स्थान में, उस केस की जांच उस देश में हो रही हो जहां हमारे देश के बाहर हो। अर्थात वह अपराध जिस विषय पर अनुरोध किया गया वहाँ जांचाधीन हो। धारा में यह उल्लेख इन नेशन टू एन ऑफेंस अंडर इन्वेस्टिगेशन इन दैट कंट्री और प्लेस, मतलब वो जांच उस देश में चल रही हो, दूसरे देश में, हमारे देश में नहीं। इस प्रकार ये धारा विदेश के क्राइम के संबंध में बात करती है। अगला जो पॉइंट है वो केंद्रीय सरकार द्वारा विवेक प्रयोग अनुरोध प्राप्त होने पर सरकार निर्णय करेगी कि आगे उसे स्वीकार किया जाए या कि स्वीकार किया जाए। मे इफ इट थिंक फिट, अग्रेषण की प्रक्रिया जो भेजी जाती है स्वीकृति, उसकी प्रक्रिया क्या है। यदि स्वीकृति हो तो मजिस्ट्रेट को भेजने का विकल्प या पुलिस अधिकारी को जांच के लिए भेजने का विकल्प। मजिस्ट्रेट सम्मन करेगा, बयान रिकॉर्ड करेगा, पुलिस अधिकारी जांच करेगा जैसा भारत में अपराध हुआ। साक्ष्य का प्रेषण, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी द्वारा संकलित साक्ष्य, प्रमाणित प्रतिलिपि, दस्तावेज वस्तु आदि केंद्र सरकार को भेजे जाएंगे, जिसे सरकार विदेशी न्यायाधिकरण को उचित रूप से हस्तांतरण करेगी। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी साक्ष्य मिलेंगे वो विदेशी सरकार के लिए वो भेजे जाएंगे। नंबर 4, व्यवहारिक महत्व एवं प्रभाव। यह धारा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भूमि को मजबूत करती है, विशेषकर जब अपराध सीमाओं पार कर जाते हैं। वित्तीय अपराध, साइबर अपराध, मानव तस्करी, अन्य देशों के अनुरोध पर भारत अपने न्यायिक और पुलिस तंत्र को सक्रिय करता है। यह सुनिश्चित करती है कि भारत उन विदेशी न्यायाधिकरणों की सहायता कर सके बशर्ते केंद्रीय सरकार सहमत हो और प्रक्रिया पूरी हो। इस धारा का उपयोग भारत में
ऐसे दस्तावेज, वस्तु या बयान प्रस्तुति के लिए हो सकता है जो मूलतः विदेश में जांचाधीन मामले से संबंधित हो। इस तरह जब अपराध भारत में नहीं हुआ हो तब भी भारत से सहयोग किया जा सकता है। विदेशी न्यायाधिकरणों के लिए भारत में उपलब्ध साक्ष्य जुटाने की सुविधा देता है, जिससे उसे अधिक प्रभावी निष्पादन की संभावना मिलती है। साथ ही भारत की संप्रभुता एवं न्यायिक रूपरेखा के अनुरूप यह तय करती है कि केंद्रीय सरकार निर्णय ले सकती है और कब और किस प्रकार सहयोग किया जाए। इस तरह यह एक प्रकार का संरक्षण भी देती है। नंबर 5वां, कुछ सीमाएं एवं शर्तें भी हैं। यह धारा स्वतः अनिवार्य सहयोग नहीं करती। ये धारा अनिवार्य रूप से सहयोग नहीं करती। अगर केंद्र सरकार चाहती है तो ये धारा सहयोग करेगी, वैसे नहीं करेगी। केंद्रीय सरकार का में वैकल्पिक शब्द यहाँ अहम है, यानी सरकार चाहे तो अनुरोध स्वीकार भी कर सकती है और न चाहे तो डिनाई भी कर सकती है। भारत में लागू किए जाने वाली प्रक्रिया उस अपराध के संदर्भ में वही होगी जैसा कि यदि अपराध भारत में हुआ, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि अपराध वास्तव में भारत में हुआ। अनुवर्तनी अर्थात अक्सर भारत अपेक्षा करेगा कि जिस देश से ये अनुरोध आया है वहाँ भी भारत द्वारा इसी तरह के सहयोग की सुविधा उपलब्ध हो। यह कानूनी रूप से धारा में नहीं लिखा है, लेकिन व्यवहार में शासन नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुरूप एक तत्व हो सकता है। विदेशी न्यायाधिकरण द्वारा भेजा गया लेटर ऑफ रिक्वेस्ट स्पष्ट कानूनी रूप से सक्षम प्राधिकरण द्वारा होना चाहिए। इसलिए जाली या अवैध अनुरोध को भारत अस्वीकार कर सकता है। जाली अगर वो रिक्वेस्ट लेटर होगा तो अस्वीकार सरकार कर देगी। इस धारा को तहत प्राप्त साक्ष्य का उपयोग भारत में उसी तरह नहीं किया जाएगा जैसे देश के अन्य अभियोजन में। यह मूलतः उस विदेशी न्यायाधिकरण को भेजने हेतु है। नंबर 6, उदाहरण के माध्यम से समझना। मान लीजिए किसी यूरोपीय देश की अदालत में पाया कि वहाँ हुई आर्थिक घोटाले में भारत निवासी विश्लेषक की भूमिका है। उस देश ने भारत की सरकार को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा जिसमें उस विश्लेषक का बयान, उसके बैंक खाते के दस्तावेज एवं अन्य सामग्री प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। भारत की केंद्रीय सरकार उस अनुरोध को स्वीकार करती है और सरकार उस अनुरोध को स्थानीय मजिस्ट्रेट को भेजती है। मजिस्ट्रेट उस विश्लेषक को सम्मन करता है, उसका बयान रिकॉर्ड करता है, आवश्यक दस्तावेज संकलित करता है। मजिस्ट्रेट द्वारा संकलित साक्ष्य भारत सरकार को भेजी जाती है और भारत सरकार उसे यूरोपीय अदालत में प्रेषित करती है। ये सब प्रक्रिया के लिए धारा 113 की व्यवस्था है। इस प्रकार आपने विस्तृत रूप से धारा 113 भारतीय सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के बारे में आपने पढ़ा और सुना। कहने का तात्पर्य ये है, अगर कोई भारतीय अपराध करके विदेश में और हिंदुस्तान में आ जाता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ उसी तरह से कार्रवाई होगी जैसे मानो वो अपराध हिंदुस्तान में किया गया, भारत में किया गया। इसलिए ये धारा विदेशी मुकदमों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस धारा के बगैर कोई काम नहीं चल सकता। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इसमें बहुत ज़रूरी है और लेटर ऑफ रिक्वेस्ट को ज़रूरी नहीं है कि केंद्र सरकार माने, वो मानने के लिए बाध्य भी नहीं है। लेकिन चूँकि हमारे देश की उस देश से संधि होती है इसी बात की कि अगर आपका अपराधी हमारे यहाँ आएगा तो हम मुकदमा चलाएंगे और तुम्हारा मुलजिम हमारे यहाँ आएगा तो हम मुकदमा। इस प्रकार ये धारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इस प्रकार आपने इसके तत्व, इसकी परिभाषा पूरी तरह से समझ ली हो। अब मैं अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूँगा। तब तक धन्यवाद।